हाँ जी, राधे राधे आप सभी को। आशा करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया से ढंग से चल रही होगी। आज हम और राजस्थान हिस्ट्री की शुरुआत जो है वो करने वाले हैं। राजस्थान हिस्ट्री जो हमारे किसी ना किसी राजस्थान के एग्जाम के अंदर जो है वो आने वाली है, उस एग्जाम के क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे आते हैं। अब बट हम बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री के को तीन भागों में अगर हम डिवाइड करें, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो सबसे ज्यादा सवाल जो है वो मॉडर्न से आते हैं, एंशिएंट और मिडाइवल से नहीं आते हैं, कम आते हैं। बट हमें पढ़ना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंशिएंट और मिडाइवल से सवाल भी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको उसको एकदम से छोड़ के चलें। बट हम क्या करेंगे, हम उनको एक ऊपर ऊपर से ऐसा पढ़ेंगे कि एग्जाम के अंदर कोई एक आधा सवाल भी है वो आपका उससे और गलत ना हो। बाकी मतलब आप जो है वो जितने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, बस उन्हीं क्वेश्चनों को के और अकॉर्डिंग जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमें नहीं मतलब कि हमें कोई दूसरी दुनिया की कहानियां हमें नहीं पढ़नी है। हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में जितने से हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। अब मैं अगर बात करूं राजस्थान हिस्ट्री की, तो 1 मिनट में आपसे इम्पोर्टेंट बात ये करना चाहता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं राजस्थान हिस्ट्री की, तो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि जैसे मान लो हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, हम राजस्थान कल्चर भी पढ़ेंगे, हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम राजस्थान की पॉलिटी भी पढ़ेंगे। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपका आने वाला जो 4th ग्रेड का जो एग्जाम है और इसके साथ साथ हाई कोर्ट 4th ग्रेड का एग्जाम जो है, इनमें क्या होता है कि मोस्टली राजस्थान जीके जिसके अंदर जिस एग्जाम के अंदर आता है वो है अपना राजस्थान का एग्जाम। और राजस्थान एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके पूछा जाता है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसके अंदर राजस्थान के सवाल जो है वो काफी ज्यादा आने वाले हैं। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितने से हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हम जो पढ़ेंगे वो, जैसे मान लो आज हमने मेवाड़ शुरू करवाया है, फिर हम चौहान शुरू करने वाले हैं। तो चौहान शुरू करने के बाद में हमने जितना पढ़ा, आज का पढ़ा, तो आज वाले पढ़ाई में से कोई भी एग्जाम के पिछले 15 से 20 सालों के अंदर कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में आया हुआ है, तो हम उसका एक बार जो है वो क्विज के अंदर और उसको और सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू सोल्व करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा। अब करना क्या है, जैसे मान लो मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आज हम चौहानों की उत्पत्ति के बारे में हम कुछ सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इन चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित कोई सवाल परीक्षा में आता है अथवा नहीं आता, या फिर मैं आपको सिर्फ ऐसे पढ़ाए ही जा रहा हूँ। इसलिए आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं। आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर ज्वाइन होने के आपका सबसे बड़े फायदे अगर मैं बताऊं, तो आपको जैसे मान लो मैंने आज पढ़ाया है, उस आज वाले पढ़ाई में से किसी भी एग्जाम के अंदर सवाल आया हुआ है, तो वो एग्जाम के अंदर आया हुआ सवाल आपको हमारे क्विज के अंदर मिल जाएगा। क्विज कब लगेगी, कैसे लगेगी, वो पूरी की पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप फटाफट जाकर के है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और इससे संबंधित और बातें मैं बता दूं कि जैसे मान लो हम और ज्यादा से ज्यादा जो है वो पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूं आप सभी को कि आप जो भी राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, जो भी हम जो है वो जो सब्जेक्ट यहाँ पर हम कवर करेंगे, उसका हम इतनी बार रिवीजन कर चुके होंगे, इतनी बार हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे, इतनी बार हम पीवाईक्यू सोल्व कर चुके होंगे कि इनमें से आपका अगर पड़ोसी भी है तो उससे भी 2 क्वेश्चन आपके ज्यादा सही होंगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। और हिस्ट्री, कल्चर, ये आसान आसान सब्जेक्ट कुछ ही दिनों के अंदर आपके अंगुलियों पे हो जाएंगे, इस बात की गारंटी भी मेरी है। बट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना है और मेरी जो बातें हैं वो थोड़ी ढंग से पढ़नी है। मॉर्निंग वाले टाइम में, जैसे मान लो हम क्लास के स्टार्टिंग के टाइम में हम थोड़ा रिवीजन करेंगे बाकी दिनों की तरह, और उसमें आपको क्या करना है कि घर पे थोड़ा सा पढ़ के आना है, फिर याद करके आना है। बाकी प्रैक्टिस की, पीवाईक्यू की, नोट्स वगैरह की टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। हम साथ साथ में यहाँ पर लिख लेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हम जो लिख रहे हैं उसकी फोटो वगैरह खींच के हमें टेलीग्राम पर भेज दी जाए, तो वहां पर भी आपको जो है वो भेज दी जाएगी। तो नोट्स जो है वो आप कैसे भी बना सकते हैं, आप सभी की स्वतंत्रता है। चलिए बातें ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान हिस्ट्री की। राजस्थान हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री के अंदर मैं अगर बात बताऊं आपको, मोस्टली हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री यानी इतिहास। वो बातें जो बीत चुकी है वो तमाम बातें इतिहास है। हम किन का इतिहास पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे राजाओं महाराजाओं के इतिहास के बारे में।
क्योंकि हमारा इतिहास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं और कोई पढ़ना नहीं चाहता भाई, सीधी सीधी बात ये है। अगर मान लो हमने कल खाना भी खाया है ना, तो एक्चुअली के अंदर वो इतिहास है। हमने कल पानी भी पिया ना, तो वो इतिहास है, वो इतिहास की घटनाएं हैं। पर हम इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है कि हमारी बातें कोई ध्यान से सुने या फिर ध्यान से पढ़े कि फलाने जी ने कल खाना खाया था। इसीलिए ना मतलब हम उन व्यक्तियों की बातें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। बाकी हमारे राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर महत्वपूर्ण किंग और राजा बहुत सारे में हैं, बट हम है ना उनको मतलब सभी राजाओं को जो पढ़ते हैं नहीं, हम सिर्फ उतने ही राजाओं को पढ़ेंगे जिनमें से एग्जाम में से सवाल या तो आएगा या फिर पीछे पूछा गया है। तो इतिहास मैंने आपको बता दिया कि ये तीन, और ये इतिहास होता है कि पुरानी बीत चुकी घटनाएं इतिहास है। अब वो बीत चुकी घटनाएं कल की भी हो सकती है, 100 साल पहले की भी हो सकती है, 1000 साल पहले की भी हो सकती है, और 10,000 साल पहले की भी हो सकती है। वो तमाम बातें कहलाती है इतिहास की। हमारे यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है जेम्स मील, जो कि इंग्लैंड का रहने वाला बंदा था, और इंग्लैंड के अंदर बैठे बैठे बंदे ने पूरे इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। एक एंशिएंट, एक मिडाइवल, एक मॉडर्न। एक प्राचीन भारत का इतिहास, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन, और तीसरा है अपने आधुनिक। बंदे का नाम है जेम्स मील, और मील ने कहा कि दुनिया का कोई भी इतिहास अगर हम पढ़ें, तो अगर उसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ें तो शायद उसको हम बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। हमने कहा 3 ही क्यों, 4 भागों में क्यों नहीं बांटे जा सकते? तो जेम्स मील ने उदाहरण दिया। जेम्स मील ने कहा कि देखो, एक तो पहले का काल जो लगभग पूरी दुनिया के अंदर एक जैसा ही रहा था। हम सभी मानते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, कौन नहीं थे, और वो तो हो गया हमारा प्राचीन इतिहास। फिर उसके बाद में मध्यकालीन, उन प्राचीन इतिहास के बाद में और आधुनिक इतिहास के बाद में जो बीच का जो टाइम है वो हमारा कहलाता है मध्यकालीन इतिहास। अब जैसे मान लो, और बीच का टाइम कहलाता, सॉरी, आधुनिक इतिहास और बीच वाला कहलाता है मध्यकालीन इतिहास। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अगर आप मान लो अमेरिका में हो और अमेरिका के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको अमेरिका का इतिहास पढ़ाया जाए, तो आपको अमेरिका का इतिहास 3 भागों में बांट कर पढ़ना पड़ेगा। प्राचीन अमेरिका का इतिहास, मध्यकालीन अमेरिका का इतिहास, आधुनिक अमेरिका का इतिहास। दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, दुनिया के किसी भी देश में जाने के बाद में अगर आप उस देश की नौकरी की तैयारी कर रहे हो और आप उस देश का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तो जैसे उस देश का इतिहास पढ़ना पड़ेगा तो उस इतिहास को 3 भागों में बांटना पड़ेगा। रसिया का इतिहास पढ़ना पड़ेगा तो प्राचीन रसिया, मध्यकालीन रसिया, आधुनिक रसिया। जापान का इतिहास अगर मान लो पढ़ना पड़े तो प्राचीन जापान, मध्यकालीन जापान, आधुनिक जापान। भारत का इतिहास अगर हमें पढ़ना पड़े तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। मोस्टली बातें 3 है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो प्राचीन, ये कौन सा अपना भारत, ये भारत, और ये अपने भारत। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, 3 कालक्रमों में बांट के हम पढ़ते हैं। अब मोस्टली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन सा प्राचीन है, कौन सा मध्यकालीन है, कौन सा आधुनिक है। हमें तो कुछ ही समझ में नहीं आता। तो जैसे मान लो आप लोग नाम सुनते हो, जैसे सम्राट अशोक, वेद, अपने जैसे मान लो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुनते हो, ये तमाम जो नाम है, गार्गी वगैरह, जो आपको संस्कृत जैसे नाम लग रहे हैं, वो नाम है अपने प्राचीन भारत के। यानी वो इतिहास जो हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा गौतम, और जो और बाकी जो धर्म है उनके बारे में, या फिर किसी सम्राट अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, इन सब के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो वो वाला इतिहास कहलाता है हमारा प्राचीन इतिहास। अब हम भारत का पढ़ रहे हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास। अच्छा, उसके बाद में हमारे यहाँ पे आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसका मतलब क्या है? जब आप नाम सुनते हो कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, ये वाले जो नाम सुनते हो आप, तो ये जो आप इतिहास पढ़ोगे, ये पढ़ोगे अपने मध्यकालीन भारत का इतिहास। अच्छा, आधुनिक इतिहास में आप नाम सुनते हो कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रुक, और ऐसे ऐसे जो मान लो आप लोग, और जेम्स थॉम्स। तो ऐसे ऐसे नाम जो अंग्रेजों वाले नाम सुनोगे तो वो अपने कौन से हो जाते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। देखो, यहाँ पर थोड़ा हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं अगर आपको और बता दूं कि प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारी है वो हमारी लगभग 712 तक है। कहाँ तक है? 712 तक, 712 एडी तक, एना डोमिनी। तो 712 ईसा पूर्व से तक जो, और ईस्वी तक जो इतिहास है हमारा,
वो हमारा इतिहास जो है वो है प्राचीन इतिहास। 712 के अंदर हम पढ़ेंगे, पप्पा रावल के बारे में भी पढ़ेंगे और सारे कई रूलर्स जो हैं जिनका नाम जो है वो इसके अंदर आने वाला है। अच्छा, मध्यकालीन भारत का इतिहास अब हम पढ़ेंगे या फिर कहानियों के अंदर आपने खूब सारा भी पढ़ा होगा। 1192 के अंदर हमारे भारत के अंदर एक राजा हुआ था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और उसने एक बंदे को हराया था जिसका नाम था महमूद गोरी। और चौहान ने जब गोरी को हराया था तो उस वाले टाइम जो है वो एक युद्ध जो कि तराइन का पहला युद्ध था जिसके अंदर गोरी जो है वो हार जाता है, और दूसरा युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 के अंदर जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं और गोरी उस युद्ध के अंदर जीत जाते हैं। अच्छा, इस 1192 से लेकर के 712 तो 1192 से लेकर के मध्यकालीन इतिहास जो चालू हो जाता है। कब तक चालू हो जाता है? तो अपने 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। 1764 के अंदर हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर की लड़ाई होती, और 1757 के अंदर हुआ था अपने प्लासी की लड़ाई। तो उस युद्ध के अंदर अगर हम बात करें, कई लोग तो मानते हैं कि 1757 तक है, कई मानते हैं 1764 तक है। अब इसका क्या झमेला है? मतलब मोस्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा कि मध्यकालीन इतिहास कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कि भी इस इतिहास को हम 3 भागों में अगर हम बांटें तो मोस्टली जो है इसका जो और ये जो है वो रहने वाला है। 1757 के अंदर प्लासी की लड़ाई हुई थी और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब हुआ करता था, और बंगाल का नवाब इस युद्ध के अंदर मारा जाता है, और मीर जाफर नामक उसका मंत्री जो था वो जो है वो बन जाता है अपने और बंगाल का नया नवाब, जो कि और रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। और रॉबर्ट क्लाइव ने और मीर जाफर को क्या बना दिया था? बंगाल का नया नवाब बना दिया था। अब कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि 1757 के अंदर देख लो आप, रॉबर्ट क्लाइव ने और अपने सिराजुद्दौला की तो कर दी हत्या, और सिराजुद्दौला की हत्या करने के बाद मीर जाफर को नया नवाब बंगाल का बना दिया। ये बात यहाँ सिद्ध होती है कि अब जो है वो भारत के अंदर अंग्रेजों की एंट्री हो चुकी है, और अंग्रेजों ने भारत में थोड़े से कब्जा जो शुरू करने दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर बंगाल की कहानी फिर आगे चलती है कि मीर जाफर जो है वो और अंग्रेजों का जो है वो गुलाम बन जाता है, अंग्रेजों का वफादार कुत्ता बन जाता है। उसके बाद में मीर जाफर का एक सेनापति हुआ करता था मीर कासिम, और मीर कासिम जो है वो मीर जाफर को हरा करके, या फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया था। ये कहानी फिर आगे चलती है कि उसी टाइम हमारे दिल्ली का राजा हुआ करता था शाह आलम सेकंड। दिल्ली का राजा कौन था? शाह आलम सेकंड। और शाह आलम सेकंड इस बार और मीर कासिम की सहायता करता है। अवध का नवाब हुआ करता था शुजाउद्दौला, और तीनों मिलकर के अंग्रेजों पर आक्रमण कर देते हैं। और जब अंग्रेजों पर आक्रमण किया गया तो इस बार अंग्रेजों ने तीनों को हरा दिया था, और वो जब हराया था तो वो तारीख थी 1764, और उस वो वाला युद्ध जो था वो था बक्सर का युद्ध। उस वाले टाइम रॉबर्ट क्लाइव जो है इंग्लैंड वापस चला जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से वापस बुलाया गया था क्योंकि 1773 जो कि दिल्ली का राजा खुद अंग्रेजों के सामने घुटने टेक कर बैठा था, इधर अपने अवध का नवाब शुजाउद्दौला अंग्रेजों के सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ था, और बंगाल का नवाब शुजाउ और सालम और क्या नाम उसका मीर कासिम वो तो भाग ही गया था। तो अंग्रेजों के समझ में नहीं आया था कि एक इतना क्षेत्र अचानक हमारे पास आ गया तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया। अच्छा, कहानी फिर आगे शुरू होती है। अंग्रेजों ने इस बार, इतिहासकारों ने कहा कि देख लो इस बार हम जोड़ेंगे 1764 से। क्यों जोड़ोगे तुम 1764 से? इतिहासकारों ने फिर रिप्लाई किया कि देखो 1757 के अंदर तो सिर्फ एक बंगाल पर अधिकार किया था। 1764 का साल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1764 के अंदर अपने दिल्ली अंग्रेजों के अधिकार में आ गई। अवध वाला एरिया खूब सारा इंपॉर्टेंट बड़ा एरिया हुआ करता था, वो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। और अपने ये वाला जो बंगाल है ये तो पहले ही आ गया था, तो हमें मानना चाहिए 1764 तक। तो मोटा मोटी 1192 से लेकर के 1757 या 1764 तक का इतिहास जो है वो है अपने मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके बाद में कहानी शुरू होती है 1757 या 1764। कोई नहीं पूछता कि मध्यकालीन कब है, कोई नहीं पूछता आधुनिक काल कब है, कोई नहीं पूछता एंशिएंट हिस्ट्री कब से कब शुरू होती है। बट आपके दिमाग में जो फ्रेम जो है वो रहना जरूरी है। क्यों रहना जरूरी है? ताकि आपको पता चल सके कि एंशिएंट हिस्ट्री कब से कब तक है। अगर मैं मान लो अंग्रेजी के एक आधे शब्द यूज कर रहा हूँ तो आप ये मत सोचना कि मेरे को अंग्रेजी आती है। मोस्टली मेरे को ये 4-5 शब्द ही आते हैं बस, जिसको मैं आगे पीछे कहीं ना कहीं यूज कर लेता हूँ। और तुम्हारी जैसी हालत मेरी है, मतलब अंग्रेजी में मेरा हाथ ठीक ठाक ही तंग है। ठीक ठाक मतलब जितना आपका है उतना ही मेरा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ साथ में ये भी सीख लेंगे।
साथ साथ में अंग्रेजी भी सीख लेंगे, तो टेंशन करने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो अपने क्या होगा कि भाई 1757 से लेकर के या 1764 तक से लेकर के आज तक का इतिहास जो आधुनिक इतिहास है। बट मोस्टली हम क्या मानते हैं कि अंग्रेज कब गए, 1947 1947 को अंग्रेज हमारे देश से जो भाग गए थे, अंग्रेजों को भगा दिया गया था 1947 को। और जब 1947 को अंग्रेज हमारे भारत से चले गए थे, तब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि अच्छा 1757 से लेकर के 1947 का जो काल है वो इतिहास हमारा कहलाता है आधुनिक भारत का इतिहास। वहीं प्राचीन भारत का इतिहास 0 से लेकर के 712, इसका मैं अगर आपको और थोड़ा सही ढंग से बताऊं तो अपने देखो एक महान बंदा हुआ है ईसा मसीह है। ईसा मसीह है, जिस दिन जन्म हुआ था ईसा मसीह का, उस जन्म से पहले का साल कहलाता है ईसा पूर्व, और जन्म के बाद का साल कहलाता है ईसवी। तो ये ध्यान रखना, ईसा और ईसवी के अंदर, ईसा पूर्व और ईसवी के अंदर क्या फर्क है, ईसा पूर्व एंड ईसवी के अंदर क्या फर्क है। तो ईसा पूर्व जन्म से पहले का साल, तो जन्म से पहले से लेकर के लास्ट 712 तक हमने ये एक लिमिट लगा दी कि 712 तक के साल को हम कहेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। अब देखो अगर मान लो मैं ये रेखा बनाऊं, जैसे हम बनाते थे तीन भागों में बढ़ते हैं, या तो 0 है और ये 0 से पहली है, और अपने यहाँ था 712। अब 712 ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये वाला क्या कहलाता है, प्राचीन। ये वाला देखो 712 से लेकर इधर अपने कितना हो जाएगा 1192, सॉरी 712, और उसके बाद में फिर 712 तक है, और उसके बाद में 1192 से है। एक मिनट में आपको एक देखो और बात बताऊं, 1192 से और अपने हो जाएगा 1764 या 1757, इधर हो जाएगा अपने 1947। देखो मैं मजेदार बात हूँ, देखो 712 से लेकर के 1192 तक इन इतिहासकारों ने कुछ भी नहीं माना। इन इतिहासकारों का मानना है कि 712 से लेकर के 1192 तक कोई ऐतिहासिक घटना नहीं हुई थी, ये इतिहासकार मानते हैं, बट हम थोड़ी मानते हैं। हमें क्या मानना है, फिर हम क्या समझते हैं वो सुनो। जैसे मान लो 734 के अंदर, और हमारे यहाँ पर मीर कासिम नाम का एक बंदा था, और सॉरी एक विदेशी जो है वो हमारे यहाँ पर आक्रमण करता है 734 से के आसपास। तो उस आक्रमण के बाद में भारत पर लगातार जो है वो विदेशियों के आक्रमण हुए थे, और उसी आक्रमणों के कारण हमारे भारत के राजस्थान ने, कई सारे राजाओं ने उन आक्रमणों को रोका है। इसलिए वो बातें कहीं लिखी हुई है नहीं, इसलिए हमने या फिर इतिहासकारों ने क्या कहा कि 712 से लेकर 1192 तक इन 400 सालों का इतिहास नहीं पता कि कितना है कितना नहीं है, उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये इतिहासकारों का कहना है। बट रियलिटी इसके पीछे कुछ और है। क्या है इसके पीछे, हकीकत इसके पीछे ये कि इन 400 सालों के अंदर राजस्थान के कई राजाओं ने, अगर मैं आपको मैप के थ्रू बताऊं, तो मान लो ये मैप है, और यहाँ पर अपने जो है वो आक्रमण करते हैं, तो ये सिंध वाला एरिया ये क्रॉस करके आते हैं अपने राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर आते हैं तो बंदे जो राजस्थान के राजा जो यहाँ से चला के जाते हैं और उसको हरा के जाते हैं। हम मेवाड़ के अंदर एक इतिहास, एक राजा पढ़ेंगे जिसका नाम है बप्पा रावल, जो ठेठ अफगानिस्तान जाकर के हरा के आता है, और राजा जो था उस इधर वाले आक्रमणकारी को पीटते ले गया। आगे वो भागे जा रहा था, पीछे अपने राजा भागे जा रहे थे, मतलब एक कॉमेडी सीन बना हुआ था। और आगे हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में और भी ज्यादा डिस्कस जो है वो हम करने वाले हैं। तो मोस्टली जो है वो इन 400 सालों का इतिहास मैंने आपको वहां कवर करवा दिया कि जिसके अंदर इतिहासकार मानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस टाइम जो है वो नहीं हुई थी, बट इस टाइम जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी इन 400 सालों के अंदर। इन बाहरी आक्रमणों को किसी ने रोका था तो अकेला राजस्थान हुआ करता था। और 1192 का वो साल जब पृथ्वीराज चौहान थर्ड और महमूद गोरी नामक एक आक्रमणकारी को 1191 के अंदर हरा देते हैं, और 1192 के अंदर उस व्यक्ति ने, मोहम्मद गोरी ने, पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया और उसकी जो है हत्या कर देते हैं। और एकमात्र राजा जब 1192 के अंदर राजस्थान का राजा हारता है तो बाहर वाले सीधा आक्रमण करके सीधे दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। और 1192 के बाद हमारा इतिहास 1757 अथवा 1764 तक अपना और मध्यकालीन इतिहास के रूप में जाना जाता है। अगर पृथ्वीराज चौहान उस टाइम नहीं हारता तो शायद ये तारीख 1192 से और लंबी चली जाती। तो एकमात्र राजा पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो इस 1192 की लड़ाई के अंदर हार गया था, और 1192 की लड़ाई के अंदर हारने के बाद बाहर से जितने आक्रमणकारी थे उनको रोकने वाला सिर्फ राजस्थान था। और 1192 के अंदर जब राजस्थान के महान वीर और पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने और युद्ध करते समय और वीरगति को प्राप्त हुए
तो बाहर वाले आक्रमणकारी सीधा सीधा जो है वो अपने भारत के अंदर आगरा पर जो अधिकार कर लेते हैं। आगरा का अधिकार करने के बाद में दिल्ली पर जो दिल्ली को उसको बहुत लेट जाके राजधानी बनाएंगी थी। बट ये बातें बहुत बाद की है, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। बट अब हमें क्या पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है राजस्थान इतिहास। तो क्या लगता है, मैंने आपको बताया था कि 3 भागों में बांट के पढ़ना है। तो जैसे मान लो हम विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। भारत का पढ़ रहे हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। राजस्थान का पढ़ेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। अब इसके अंदर कुछ बातें लिखने वाली मोस्टली है नहीं, फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं, जब तक मैं लिखूं नहीं तब तक मेरा खाना पीना हजम नहीं होगा। तो एक बात या तो लिख लो, या फिर हम आगे जो है वो शुरू करते हैं। आगे हम शुरू करते हैं, उसके बाद में फिर हम जानेंगे कि भाई क्या झमेला है क्या नहीं है। तो हम पढ़ेंगे फिर राजस्थान का इतिहास, है ना, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। तो मैंने आपको बता दिया कि भी इतिहासकार जेम्स मिल, और ये 9वीं 8वीं क्लास की एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने इतिहास को 3 काल कर्मों में बांटा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। बट हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान का इतिहास कितने भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में। एक बार मैं देखो बता दूं। देखो, प्राचीन राजस्थान का इतिहास, प्राचीन राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट राजस्थान। एक बार मैं थोड़ी शेयर डालूं फटाफट। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई भी खिचड़ी विचड़ी पक रही है, तो कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन जो है वो कर दूंगा। इसके साथ साथ आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर कोई और झमेला हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और मैं मजेदार बात बता दूं, देखो हम क्या करेंगे अभी जो है ना, आज तो मतलब ये जो मेरे को ना लाइव वाला ऑप्शन मिला है नहीं, जिस दिन ये मिल जाएगा, यानी कल या परसों मिल जाएगा, फिर तो हम पीछा ही ले लेंगे इसका। फिर तो हम सीधा लाइव क्लास करेंगे, यहाँ से क्लास सीधी लाइव कर दी जाएगी, और आप वहां पर बैठे बैठे जो है वो देख पाएंगे। और साथ साथ में आपके कमेंट भी ले लूंगा, तो जिसके अंदर कोई और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपकी जितने क्वेरी होगी, जितने क्वेश्चन होंगे, वो हम साथ साथ में यहाँ डिस्कस जो है वो कर लेंगे। चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन राजस्थान का इतिहास, उसके साथ साथ मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। अपने थर्ड वाला है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान का इतिहास। जिस प्रकार से हमने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, वैसे ही हम राजस्थान के इतिहास को भी 3 भागों में बांटेंगे। और बांटने के बाद में फिर हम अध्ययन करेंगे कि भी 3 भाग कौन कौन से हैं। तो प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, और आधुनिक राजस्थान का इतिहास। 3 भागों में हमने बांट लिया। बांटने के बाद अब हम पढ़ेंगे एक एक को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे। अब देखो कैसे कैसे पढ़ेंगे, वो तुम लोगों को पता है, पहले प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। बट क्या होता क्या है ना, कि ये प्राचीन इतिहास है, वो है 2 या 3 दिनों का है बस। राजस्थान का प्राचीन इतिहास के अंदर कालीबंगा जैसी सभ्यताएं पढ़ेंगे, तो 2 या 3 दिनों के अंदर हो जाएगा। और अगर मान लो आप थोड़ा सा ऐसा जोश के साथ बैठे रहो, तो हम 1 या 2 दिनों में ही सल्टा देंगे उसको। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जो 30 से 35 लगभग मान के चलो, राउंड फिगर के अंदर मैं बता दूं तो 1 महीने का। आधुनिक राजस्थान के इतिहास ये है 10 से लेकर के 15 दिनों के बीच का। तो मोस्टली हमें लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। बट हमारे एग्जाम में इतना टाइम मोस्टली सफिशिएंट है नहीं। जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर हमारा हाई और 4th ग्रेड का एग्जाम है। और इस एग्जाम की दृष्टि से हमें इतना पढ़ना है जितना कि हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाए। हमें दुनियादारी की इधर उधर की बातें नहीं पढ़नी। आज थोड़ा थोड़ा मतलब ये जो पढ़े उस वाले टाइम थोड़े से क्या हो जाना, शांत हो जाना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के इतिहास की। तो देखो, प्राचीन इतिहास मैंने आपको बता दिया। प्राचीन के अंदर वहां मैंने आपको पढ़ाया था अशोक, बिंदुसार और वेद वगैरह, तो यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे। आप इंडियन प्राचीन इतिहास के अंदर पढ़ते हो सिंधु घाटी सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर सभ्यता के रूप में मोस्टली जो था वो था अपने कालीबंगा, और छोटी छोटी कई सारी सभ्यताएं थी। बट अगर मान लो महत्वपूर्ण की बातें करें, इंपॉर्टेंट की बातें करें, तो वो है अपने कालीबंगा। अच्छा, हम ये पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का इतिहास और प्राचीन राजस्थान का इतिहास। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे? आपने नाम सुना होगा महाराणा प्रताप, और अपने जो है वो जहांगीर के साथ जो है वो संधि करता है महाराणा प्रताप का बेटा।
करण सिंह, अमर सिंह, राज सिंह, पप्पा रावल और मालदेव, ये जो आप कुंभा, रतन सिंह, पद्मिनी, ये तमाम जो नाम सुने हैं आपने वो हमारे और मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के नाम सुने हैं, और ये तमाम नाम इस मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में फिर से आपको सुनने को मिलेंगे। आधुनिक राजस्थान के इतिहास के अंदर हमने आप लोगों ने सुना होगा 1857 की क्रांति, प्रजामंडल और इसके साथ में राजस्थान का एकीकरण। तो ये वाले जो आपने टॉपिक सुने हैं वो मोस्टली किसके सुने हैं, वो सुने अपने आधुनिक राजस्थान का इतिहास। बट हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, जो काफी लंबा टाइम से चलने वाला है। लगभग 1 महीने राउंड फिगर के अंदर हमारा इतिहास जो है इस क्लास के अंदर इसमें जो है वो चलने वाला है। हाँ, 5-10 दिन ऊपर कम ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एक महीना फिक्स लगेगा, ना ना ना, 1 महीने तो मतलब हो सकता है 10 एक दिन और ज्यादा लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने दूंगा मैं। और इसके साथ साथ फिर हम पढ़ेंगे आधुनिक राजस्थान का इतिहास। तो हम शुरुआत करते हैं मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। अब मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, हम पढ़ेंगे पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग कि आपके एग्जाम के अंदर किस टाइप के सवाल आते थे, हम पढ़ेंगे आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ताकि आप उन सवालों को प्रैक्टिस भी कर पाओ, क्योंकि आप करत, वो जो नाम सुना होगा आपने, करत करत अभ्यास जड़ मत होती सुजान, तो जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा कम है। तो देखो आपके 4th ग्रेड के अंदर राजस्थान इतिहास का सीधा सीधा सिलेबस दे रखा है। सिलेबस क्या है एक बार वो देख लेते हैं। सिलेबस दे रखा है राजस्थान के महत्वपूर्ण राजवंश, इसके साथ साथ 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, एकीकरण और किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, ये जो आपका सिलेबस दे रखा है। राउंड फिगर के अंदर मैं आपको बताऊं तो वो है आपके राजस्थान के महत्वपूर्ण राजवंश। राउंड फिगर के अंदर आपका जो सिलेबस है वो क्या है, राजस्थान के प्रमुख राजवंश। तो हम मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास पढ़ने वाले हैं। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। तो सबसे पहले देखो हमारे मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के अंदर हम कौन कौन से वंश पढ़ेंगे। वंश का मतलब होता है कुल। जैसे मान लो आप जिस भी वंश से बिलोंग करते हो, मैं जैसे मान लो मैं मेरी कास्ट से बिलोंग करता हूँ गोस्वामी, तो मैं क्या गोस्वामी का इतिहास पढ़ेंगे? ना ना ना, नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि एग्जाम में नहीं आता। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम में महत्वपूर्ण राजवंश कौन कौन से हैं उनके बारे में फटाफट देख लेते हैं। एक तो हम चौहान राजवंश, परमार वंश, प्रतिहार वंश, गोहिल वंश, राठौड़ वंश, कच्छावा वंश। तो इतने जो है वो हमारे वंश है 6। चौहान, परमार, प्रतिहार, गोहिल, राठौड़, कच्छावा। नाम बोलो एक बार फिर से। चौहान, परमार, प्रतिहार, गोहिल, राठौड़, कच्छावा। फिर से बोलो। चौहान, परमार, प्रतिहार, गोहिल, राठौड़, कच्छावा। इन 6 राजवंशों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। 6 राजवंशों के साथ साथ हम इनकी क्या क्या जानेंगे वो देखेंगे। एक तो हम जानेंगे क्या क्या, एक तो इनकी राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। बट सामाजिक इतनी नहीं जानेंगे। एग्जाम के अंदर ये पूछा है कि हम इनकी ये पूछेंगे। राजनीतिक स्थिति, कैसे राजा बना, कौन बना, किस आधार पे बना, बनाने वाला कौन था। सांस्कृतिक स्थिति, इन्होंने किस किस का निर्माण करवाया, कौन कौन से मंदिर बनवाए, कैसे बनवाए, कौन से दुर्ग बनवाए, कौन से किले बनवाए, ये भी हम जानेंगे। इसकी प्रशासनिक, क्या क्या इनकी प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी, कौन कौन से मंत्री हुआ करते थे, क्या क्या काम किया करते थे, वो भी हम जानेंगे। इसके साथ साथ इनकी सामाजिक स्थिति बहुत कम जानेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता इनका समाज, जो कि इनके दादा का नाम क्या था, परदादा का नाम क्या था, पड़पोते का नाम क्या था, क्योंकि हम कोई बही बाट नहीं है। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के अंदर आएगा। और अब आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कहीं ये ऊपर ऊपर का नहीं पढ़ाते, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा के हमें संतोष नहीं करते, आओ इतना ही आएगा।
देखो आपको क्या करना है कि आपको घर पे जाके एक दिशा नाम की किताब आती है, उस किताब को देखना, खोल के देखना कि मैंने जो पढ़ा है वो आता है कि नहीं आता, या फिर मैं यहाँ पर ऐसे ही फेंक रहा हूँ लंबी लंबी कि यही सुन लो वही सुन लो, सुनते जाओ बस। ऐसा नहीं है। मोस्टली क्या है कि आप जब पढ़ोगे आपको लगेगा कि भाई ये सवाल एग्जाम में अंदर आया है या नहीं आया, इसमें से एग्जाम में सवाल आता है कि नहीं आता, या फिर मैं ऐसे पढ़ाया जा रहा हूँ। कहीं ये ना हो कि मैं पढ़ाता जा रहा हूँ और तुम लोग ऐसे मजे लेते जा रहे हो कि बस बढ़िया बस तू पढ़ाता जा, एग्जाम में सवाल आए कि नहीं है, और एग्जाम दे के आओ तब सवाल उसमें से एक भी नहीं आए और फिर बैठ के ढंग से गाड़ियां निकालो। उससे अच्छा है अब साथ साथ में देखते रहना कि भी सवाल कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। तो इंपॉर्टेंट हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो ये क्रम एक बार आप चाहो तो लिख लो, चौहान, परमार, प्रतिहार, गुहिल, राठौड़, कछावा। तो राजस्थान के अंदर 6 राजवंश मोस्टली हम पढ़ने वाले हैं और 6 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मुस्लिम टोंक जैसी जो मुस्लिम रियासत थी उनके बारे में पढ़ेंगे बट बहुत कम पढ़ेंगे, और उनका इतिहास जो वो बाकी रियासतें पढ़ेंगे तो वहीं साथ में सम्मिलित रूप से और हो जाएगा। बट हम पढ़ेंगे वो इतना ही पढ़ेंगे, इन 6 राजवंशों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से पढ़ेंगे? चौहान, परमार, प्रतिहार, गुहिल, राठौड़, कछावा। मेरे साथ साथ बोलते रहो, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जब हमारे राजस्थान का इतिहास कंप्लीट होगा तो 99.99% आपके याद होगा। आप बोलोगे, मैं सुनूंगा कि हाँ ये हो गया वो हो गया ये हो गया वो, है ना। तो अपने चौहान, परमार, प्रतिहार, गुहिल, राठौड़, कछावा ये 6 राजवंश है, और जिस क्रम से मैंने आपको लिखवाए हैं उसी क्रम से इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्रम पे लिखवा रखा है, चौहान वंश। तो सबसे पहले बता दो हम कौन सा वंश पढ़ेंगे? चौहान वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश? चौहान वंश हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। देखो, एक तो सांबर, जयपुर, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी, कोटा। कितने लिखवा दिए मैंने? 6 जगह 7 जगह लिखवा दी। तो चौहान वंश जो मोस्टली था वो कहाँ कहाँ था? हमारे सांबर, जो कि जयपुर का जो क्षेत्र जो था हुआ करता था, जयपुर के आसपास वाला जो एरिया, अजमेर के आसपास वाला, जयपुर से और अजमेर वाला जो बीच वाला एरिया या फिर इधर वाला एरिया जो है वो एरिया मोस्टली अपने और सांबर नाम से जाना जाता है। सांबर झील जो हम राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, खारे पानी की झील है। हम पढ़ेंगे चौहान वंश जो कि सांबर के अंदर उसका राज हुआ करता था। हम पढ़ेंगे रणथंभौर, जो कि रणथंभौर अभ्यारण्य के बारे में आप जानते हो, उसमें भी चौहान वंश का शासन हुआ करता था। हम जानेंगे नाडोल के बारे में, क्योंकि नाडोल के अंदर चौहानों का राज हुआ करता था, और नाडोल जिसको आज की हम कहते हैं पाली, पाली के अंदर भी चौहान वंश का जो शासन है वो हुआ करता था। हम जानेंगे जालोर के चौहानों के बारे में, हम जानेंगे सिरोही के चौहानों के बारे में, हम जानेंगे बूंदी के चौहानों के बारे में, और हम जानेंगे कोटा के चौहानों के बारे में। ये 7 जगह जो मैंने आपको लिखवाई है, इन 7 जगहों पर मोस्टली चौहानों का राज हुआ करता था। कौन कौन सी जगह? सबसे पहले सांबर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी, कोटा। फिर से बोलो एक बार, सांबर, अपने रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी, कोटा। 7 जगह जहां पर किसका शासन हुआ करता था, 7 क्षेत्र जहां पर जो है वो चौहानों का राज हुआ करता था। हम कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? चौहान वंश। कहां कहां पर चौहानों ने राज किया? तो आप मैप में देखो, राजस्थान इतिहास के, राजस्थान के मैप में देखोगे तब आपको मिलेगा राजस्थान के मैप के अंदर जगह कौन कौन सी है। तो अपने जगह कौन कौन सी है? तो सांबर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी, कोटा, इन 7 क्षेत्रों के अंदर मोस्टली चौहानों का राज हुआ करता था। इन 7 क्षेत्रों का हम पढ़ेंगे। एक बार वापस देखें, मैं आपको बताऊं कि हम पढ़ेंगे मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के अंदर हमें 6 राजवंश पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? चौहान, परमार, प्रतिहार, गुहिल, राठौड़, कछावा। हमने कौन सा शुरू किया? हमने शुरू किया चौहान राजवंश। चौहान राजवंश है कहाँ, मतलब उनका राज कहाँ का रहा था? तो सबसे पहले अपने आता है सांबर, फिर अपने रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है, उसके बाद फिर नाडोल जो कि पाली के अंदर है, फिर जालोर, जालोर के चौहान, सिरोही के चौहान, बूंदी के चौहान और कोटा के चौहान।
इन हम चौहानों के बारे में अध्ययन जो हम करने वाले हैं। बट वही बात, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चौहान कौन थे, कहाँ से आए थे, हमारे राजस्थान के अंदर इनकी एंट्री कैसे होती है, कैसे नहीं होती। तो सबसे पहले हम जानते हैं चौहान राजवंश की उत्पत्ति, कि कैसे उत्पत्ति कैसे हुई। की उत्पत्ति, तो उत्पत्ति कैसे होती है चौहान राजवंश की उत्पत्ति। देखो, मैंने आपको बताया था 1192 के अंदर एक बंदा जिसका नाम है महमूद गोरी, और गोरी को हराने के लिए राजस्थान का एक वीर जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान, ये वही पृथ्वीराज चौहान थर्ड है जिसने तराइन का पहला और दूसरा युद्ध लड़ा था। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार के अंदर एक बंदा हुआ करता जिसका नाम था चंद्रबरदाई, नोट चंद्रबरदाई। अब ये बातें अपने ध्यान रखना, चंद्रबरदाई बंदे का नाम है, नोट चंद्रबरदाई। बंदे का नाम चंद्रबरदाई है, नोट ना कि चंद्रबरदाई, ये ध्यान रखना। तो कहा जाता तो ये है कि चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान का लंगोटिया यार हुआ करता है, बचपन का साथ में ही खेला करता है। और इस बंदे ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी है? इस बंदे ने। किस बंदे ने? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की किताब का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। किताब का नाम पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी। अच्छा, एक बार मैं देख लेता हूँ फटाफट, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो चंद्रबरदाई जिसने किताब लिखी है पृथ्वीराज रासो, इस रासो के अंदर एक बात कही गई है। किसने कही है? चंद्रबरदाई ने कही है। चंद्रबरदाई ने कहा है इस सिरोही के अंदर माउंट आबू है, और माउंट आबू सिरोही के अंदर किस पर? इस बंदे ने कहा कि माउंट आबू सिरोही पर एक ऋषि रहा करते थे, ऋषि विशिष्ट, और इस ऋषि विशिष्ट ने यहाँ पर एक यज्ञ किया है। अग्निकुंड से, अग्निकुंड हवन कुंड जिसे बोलते हैं, वहां से एक यज्ञ किया है, और वहां से 4 जातियां निकली है, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। कितनी जातियां निकली है? 4। कौन कौन सी? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। तो ये चंद्रबरदाई कहता है कि जब ऋषि विशिष्ट ने यज्ञ किया था, ओम भूर्भुवः स्व बोले जा रहे थे, और जैसे पानी लेकर के छांटे मारे, और उस अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो चौहान, दूसरा चालुक्य, तीसरा परमार और प्रतिहार। चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। ये बात चंद्रबरदाई कह रहा है अपनी किताब जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। किसका दरबारी विद्वान था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान था। और ये कौन सा पृथ्वीराज चौहान है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, जन्म कैसे हुआ, कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए थे। इसी सिलसिले में अगर हम आगे चलें तो हम जानेंगे कि चंद्रबरदाई ने जो कि ऋषि विशिष्ट की ये जो और बातें कही जो थी, और अपने जोधपुर मारवाड़ का एक इतिहासकार है मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण, और इन दोनों बंदों ने कहा कि एकदम वेरी गुड, क्या सही बात कही है, एकदम 100% सच कह रहा है ये बंदा। कौन? और चंद्रबरदाई। और इन दोनों ने कहा, क्या क्या नाम था? मोहनोत नैणसी और चंद्रबर और अपने और सूर्यमल मिश्रण। मिश्रण नोट मिश्रण, ये ध्यान रखना। सूर्यमल मिश्रण नोट सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई नोट चंद्रबरदाई। तो अब इन दोनों ने क्या कहा? मतलब उस बंदे ने कहा, चंद्रबरदाई ने कहा था कि माउंट आबू के अंदर और एक ऋषि थे, ऋषि विशिष्ट। ऋषि विशिष्ट ने और माउंट आबू पर एक यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद में वो जो अग्निकुंड जो होता है, जो चंवरी जिसे बोलते हैं, चंवरी हालांकि एक अलग नाम है, बाकी जो हवन कुंड जिसे बोलते हैं, जैसे और जो भी आप लोग जहां पर भी देखते हो, तो हवन कुंड से 4 जातियां निकली है। कौन कौन सी? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। चंद्रबरदाई एक बात और कह जाता है कि देखो मोस्टली जो है वो ये 4 जातियां निकली है, और ये 4 जातियां दुश्मनों का नाश करने के लिए निकले। चंद्रबरदाई यहाँ पर एक बात और बोल देता है कि सबसे पहले चालुक्य आए, फिर परमार आए, फिर प्रतिहार आए, और इन तीनों से दुश्मनों का नाश नहीं हुआ। फिर हिम्मत करके लास्ट में चौहान आए, और चौहानों ने जैसे ही आए आते तहस नहस दुश्मनों के छक्के छोड़ा दिए। दुश्मनों के समझ में नहीं आई थी कि हो क्या गया। ये बातें चंद्रबरदाई कह रहा है अपनी किताब पृथ्वीराज विजय के पृथ्वीराज रासो के अंदर। आपको ये बातें कितनी सच्ची लगती है, कितनी झूठी लगती है? क्या ऐसे किसी अग्निकुंड से क्या निकाले जा सकते हैं 4 योद्धा जो भारत की रक्षा करे? अगर निकाले जा सकते हैं तो आज निकाले जाए। जितने बड़े बड़े बाबा है उनको कहा जाए कि भाई आप जो है वो यज्ञ करो,
और बड़े बड़े योद्धा निकालो ताकि हमारे देश की सीमा पर काम आए। और आप बस आर्मी की तो फिर क्या ही जरूरी है ना, क्योंकि फिर तो क्या है कि वो और योद्धा उत्पन्न करते जाएंगे और फिर वो लड़ते जाएंगे, योद्धा उत्पन्न करते जाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। बट ये कहानी कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, अगर इस कहानी पर हम जाएं, इसको और खोदना शुरू करें, तो हम जानेंगे कि प्राचीन भारत के अंदर एक बंदा हुआ जिसका नाम है महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध एक ऐसा बंदा था जिसने कई सारे लोगों का मतलब अनगिनत लोगों को, मैं ये कहूँ तो अनगिनत लोगों को हिंसा से अहिंसा की ओर ले गया। कौन? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो कि और बौद्ध धर्म जिसने और बंदे ने चलाया था, उसे जापान तक के लोग जो है महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए। चीन के और वहां से तो कई सारे बंदे जो हमने 9वीं क्लास की एनसीईआरटी 8वीं क्लास की एनसीईआरटी अगर हम पढ़ लें तो उसमें हम जानेंगे कि महात्मा बुद्ध के अनुयायी चीन से आते थे, नेपाल से आते थे, भूटान से आते थे, श्रीलंका से आते थे, और मैं यूं कहूँ तो जापान तक आते थे। अपना जो कुंफू है, जो कराटे वगैरह है, वो अपने महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से जो कहीं ना कहीं और जुड़ा हुआ है। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि भी ये हुआ कहाँ था। मैं कहाँ था, मतलब मैं ये बता रहा था कि भी ये हुआ जब ये चीजें हो रही थी कि महात्मा बुद्ध ने अहिंसा वालों को अहिंसा के मार्ग पे चलाया। इसका मतलब महात्मा बुद्ध जो है वो हिंसा के समर्थक नहीं थे, अहिंसा के समर्थक हुआ करते। और महात्मा बुद्ध ने कहा क्या मार काट में क्या रखा है, धर्म से जियो, प्रेम से जियो, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। तो ऐसे वाले जब भाषण दिए तो लोग जो महात्मा बुद्ध के इतने भयंकर अनुयायी बन गए जिसकी हद नहीं है। अगर इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखोगे तो कहा क्या जाता है, ये तो लिखा है इतिहास के अंदर, हम जानते हैं, और एनसीईआरटी भी कहती है कि सम्राट अशोक जिसने युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध, और उस युद्ध के अंदर सम्राट अशोक ने इतने लोगों को मारा कि उसको ना खुद से ऐसे गिन आने लग गई थी कि यार मैं इतने लोगों को कैसे मार सकता हूँ। और फाइनली कहते हैं कि लास्ट टाइम के अंदर सम्राट अशोक ने और बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था और लड़ाइयाँ छोड़ के सन्यासी बन गया था। कौन? सम्राट अशोक। एग्जैक्टली वैसे ही महात्मा बुद्ध ने कई सारे लोगों के धर्म जो है, कई सारे लोगों को अहिंसा के मार्ग पर ले गए थे, हिंसा के मार्ग से लेकर के अहिंसा के मार्ग से। महात्मा बुद्ध के जीवन की कहानी एक और है। एक डाकू हुआ करता था अंगुलीमाल, आप लोगों ने सुनी है एनसीईआरटी की 6ठी 5वीं क्लास के अंदर एक कहानी खूब सारी जो है वो, और फेमस स्टोरी है कि अंगुलीमाल नाम का एक डाकू हुआ करता था, और जो क्या करता था, राह चलते, वो जंगल के अंदर रहा करता था, और राह चलते कोई भी व्यापारी, कोई लोग आते तो उसको मार दिया करता था और उसकी अंगुली काट के अपने गले में पहन लिया करता था। और कहते हैं कि एक दिन वो और जंगल के अंदर बैठा हुआ था और जंगल के अंदर कोई आ नहीं रहा था, तो फाइनली उसको लग रहा है कि अब बारी आएगी मेरी माँ की। मतलब उसने अपनी मम्मी पर और जो है वो धावा बोल दिया कि इस बार मैं अपनी माँ को मारूंगा और मेरी माँ की अंगुलियां जो अपने गले में पहनूंगा। और उसकी माता जो है वो खूब सारी परेशान हो गई अंगुलीमाल डाकू से। वहीं अंगुलीमाल डाकू की माँ जो कि महात्मा बुद्ध के पास जाती है और महात्मा बुद्ध को जाकर के पूरा किस्सा सुनाती है कि मेरा बेटा ये है, जंगल के अंदर लोगों को मारा करता है और उसकी अंगुलियों की माला जो गले के अंदर पहनता है। अब जंगल के अंदर उसको कोई नहीं मिला तो अब मेरी बारी है, अब वो मेरे पर जो है धावा बोलने वाला है और वो मेरे को मारेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा चिंता ही मत करो, तुम मेरे को बता दो कि किस जंगल के अंदर है। और उसकी मम्मी ने कहा कि देखो मेरे कारण आप जाओगे तो आपको मार देगा। महात्मा बुद्ध ने कहा चिंता ही मत करो, तुम आप तो 1% भी चिंता मत करो, मेरे को जाने को दो। फाइनली लोगों ने भी, खूब सारे उस गांव के लोगों ने भी महात्मा बुद्ध को समझाया कि वो डाकू बहुत भयंकर है, आपको कुछ भी नहीं समझने वाला और आपको मार देंगे। बट महात्मा बुद्ध जो है वो जिद करके चले गए। और महात्मा बुद्ध जैसे ही उस अंगुलीमाल डाकू के पास जाते हैं, अंगुलीमाल डाकू कहते हैं कि आ गया मेरा शिकार, अब कहाँ जाएगा बच के। और महात्मा बुद्ध ने कहा रुक जा, पहले वही रुक जा, स्टॉप और सुन। पहले तो तू एक बात बता, ये जो तू जितने काम करे जा रहा है, लोगों को लूटता है, लोगों को मारता है, इसमें तेरा हिस्सा है कि तेरे घर वालों का हिस्सा है? किसका पेट भरता है तू? तो अंगुलीमाल ने कहा मैं पेट मेरे घर वालों का भरता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा तो सुन, इसमें अगर तू तेरे घर वालों का पेट भरता है, ये जो तू पाप करता है, तो क्या इस पाप में तेरे घर वाले शामिल है कि नहीं है? अंगुलीमाल ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं शामिल होंगे, मेरे घर वालों का मैं पेट भर रहा हूँ और मेरे घर वाले शामिल नहीं होंगे तो कौन होंगे? महात्मा बुद्ध ने कहा सुन, पहले जाके घर पे आराम से पूछ के आ जा, मैं यहीं पे बैठा हूँ, मेरे को रस्सी वस्सी से बांध दे चाहे या मेरे को स्टैचू कह दे, मैं यहीं से कहीं नहीं हिलने वाला। और अंगुलीमाल जो है वो वहां से वापस घर पे जाता है। घर पे जाता है तो अपनी मम्मी से, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से पूछता है कि सारे के सारे इधर आओ और तुम लोग ये बताओ कि मैं जो लूट मार करके आता हूँ,
मैं जो चोरी डकैती करके आता हूँ, मैं मिन्ख मारता हूँ, वो जो लूट मार करके जो मैं धन लाता हूँ, मैं आप लोगों का उससे पेट भरता है। तो क्या मैं जो पाप करता हूँ उसमें तुम लोग शामिल हो कि नहीं हो? और सभी ने कहा कि ना ना ना, हम तो इसमें इस पाप में हम तो आज शामिल हो ना कल हो। और अंगुलीमाल ने कहा ये क्या बात हुई, पेट तो तुम्हारा ही भरता हूँ। और सामने बैठी उसकी मम्मी, उसकी वाइफ और उसके बच्चों ने कहा कि आपका धर्म हमारा